डिस्कशन विद रियल फ्लूइड्स में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी विस्कोसिटी. विस्कोसिटी वाज इंटर लेयर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन अ मूविंग फ्लूइड. ठीक है ना. विस्कोसिटी के हमने यूनिट्स और उसके सारी डेफिनेशन कर ली थी. विस्कोसिटी के जो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन थे. एक थे रेनॉल्ड्स नंबर, जिससे हम ये बता सकते हैं किसी पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट होगा या लैमिनार होगा. एंड द सेकंड वाज स्टोक्स थ्योरम, जिसमें अगर हम किसी भी स्फेरिकल बॉल को, ओनली एंड ओनली स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड in a liquid, then after some time it attains terminal speed because उस पे लगने वाली viscous force proportional to velocity. आज हम बात करेंगे कांटेक्ट एंगल और सरफेस टेंशन की. व्हाट इज कांटेक्ट एंगल एंड सरफेस टेंशन, उनको हम समझते हैं. तो पहले ऐसा करते हैं, सरफेस टेंशन को समझ लेते हैं. मैं लिख दे सरफेस टेंशन, देखते हैं व्हाट इज सरफेस टेंशन. लेट अस सी दिस डायग्राम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स. लेट अस से ये फ्लूइड पार्टिकल्स है, यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं. फ्लूइड के पार्टिकल्स दूर दूर है. हमें दो चीजों का ध्यान देना. एक तो ये इंटर लेयर डिस्टेंस एंड दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस. अब जो फोर्स होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, उसका अगर डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरह से फोर्स होती है. ये फैक्ट है. इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन फ्लूइड्स, ये होता है आर नॉट सेपरेशन, जो कि इक्वल टू डी होता है. आर नॉट इक्वल टू डी होता है. ठीक है ना. इक्विलिब्रियम पे जो सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होगा तो उनके बीच में नेट फोर्स क्या है, जीरो. ठीक है ना. इक्विलिब्रियम में है हर मॉलिक्यूल. अगर आप प्रेस करोगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस मान लो आर नॉट है. अगर आप प्रेस करोगे, इधर को जाओगे, इधर को जाओगे, तो फोर्स कैसी आएगी, पॉजिटिव. तो फोर्स आएगी पॉजिटिव. आपने डिस्प्लेस किया लेफ्टवर्ड, फोर्स आई पॉजिटिव. मतलब कैसी फोर्स आई, रिपल्सिव. ये कौन सा जोन है, रिपल्सिव फोर्स का जोन है. और अगर आप थोड़ा दूर लेकर गए पार्टिकल को, तो फोर्स कैसी आ रही है, नेगेटिव. फोर्स कैसी आ रही है, अट्रैक्टिव. ठीक है ना. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज सॉर्ट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. बोलो यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है एक तरह से, एफ वर्सेस आर ग्राफ. Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जब आर नॉट होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम है. थोड़ा दूर लेकर जाओगे तो वापस ले आएंगे, पास लेकर आओगे तो दूर ले जाएंगे. सो दिस इज द फंडा. फ्लूइड की जो आपस में मॉलिक्यूल्स में फोर्स है वो इस तरह का नेचर फॉलो करती है. इस नेचर पर हम और बिल्ड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर, डोंट वरी. अब अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स पे फोर्सेस दिखाऊं, अब देखते हैं. लेट अस सी दिस मॉलिक्यूल. इस पे इधर 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 इसके हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो इस पे हमें समझ आ रहा है एफ नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी. अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस पे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट तो मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऊपर कोई फोर्स नहीं है. तो इस पे जो नेट फोर्स आएगी वो डाउनवर्ड आएगी. सोचकर देखो, इस पे नेट फोर्स अपवर्ड नहीं आने वाली, कैसे आने वाली, डाउनवर्ड आ रही है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. नाउ व्हाट विल हैपन, एक दो मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले, उन पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है, नीचे चले जाएंगे. सो ये हो जाएगा. ठीक है. नीचे गैप थोड़ा कम होगा और ऊपर वालों में गैप बढ़ जाएगा. क्या ये बात समझ आ रही है? ऊपर थोड़े से कम हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स. हाँ जी. उससे क्या होगा, ये जो गैप है ये ग्रेटर देन आर नॉट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स डाउनवर्ड थी. कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे. यस. अब ऑब्वियसली ये सवाल मन में आएगा, सर सारे क्यों नीचे चले गए? क्योंकि जैसे ही कुछ जाएंगे, जैसे इक्का दुक्का नीचे जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये गैप आर नॉट से बड़ा हो जाएगा. ऑब्वियस है ना यार. पहले इतनी जगह में 4 थे, अब इतनी जगह में 3 रह गए. तो पर मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है थोड़ा कम बढ़ जाएगा. जी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स कैसी उत्पन्न होगी, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी. तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को जोर जोर से अट्रैक्ट करने लग जाएंगे. बोलो यार. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. you can understand it like this. There is a stretched spring. There is a stretched spring like this. Now
इफ यू पुश दिस डाउन, समझना अब इसको हमने पुश कर दिया डाउनवर्ड, व्हाट विल हैपन, मुझे बताओ, क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगी? समझ आ रहा है सबको? देखो ना, ये स्प्रिंग इधर खींचेगा, ये स्प्रिंग इधर खींचेगा, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड आएगी। अब क्या होगा, और मॉलिक्यूल नीचे नहीं जा पाएगा, जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे ऊपर से गैप बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग पैदा हो जाएंगी, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगी, और मॉलिक्यूल्स का जाना रोक देंगी। बोलो यार, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. नाउ दिस, Yes, Please sir. repeat once. नाउ व्हाट हैपेंस, गैप बढ़ गया, यहाँ तक तो समझ आया ना? गैप बढ़ने Yes, से sir. अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हुई, ये भी समझ आ गया। उन अट्रैक्टिव Yes, sir. फोर्सेस को हम मान लेते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग बन गए, ठीक है ना? अब जो बॉन्ड्स है स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ने जो जाना था वो तो जा चुके हैं, अब सारे मॉलिक्यूल्स नीचे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि एक बार गैप बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल अब नीचे जाने की कोशिश करेगा, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड आ जाएगी, उसको ऊपर वाले लोग खींच के ऊपर ले आएंगे। समझ गए? क्योंकि लोग Yes, कम sir. रह गए, अब वो कहेंगे नहीं और नहीं जाना, बस आओ वापिस आओ वापिस आओ, ये कोई बात होती है? तो हमें क्या समझ आया, दिस लीड्स टू टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स बिटवीन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, नहीं, सरफेस मॉलिक्यूल्स टेंशन में एक दूसरे को खींच रहे हैं, आजा भाई आजा आजा आजा, टेंशन फोर्स इज अ पुल फोर्स। बोलो यार, Yes, sir. इट क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा पुल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस, सरफेस के एक एक मॉलिक्यूल हर दूसरे को पुल कर रहा है, आजा भाई आजा, मेरी तरफ आजा, मेरी तरफ आजा, मेरी तरफ आजा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार? सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में टेंशन या पुल बढ़ जाएगी। यस, Yes, इसी sir. चीज को Yes, sir. बोलते हैं Yes, sir. सरफेस में आ गई टेंशन, माने सरफेस टेंशन। इसका मतलब क्या है, द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है ना? फील लो बलून, इट बिहेव्स लाइक अ बलून, बलून को प्रेस करते हो बाहर आ जाता है ना, खींचते तो अंदर चला जाता है। एक जो फूला हुआ बलून है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इन्फ्लेटेड बलून की तरह एक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग इट क्लास? एक मेम्ब्रेन सी बन गई है। आर यू गेटिंग इट क्लास? और ये सरफेस टेंशन इज समटाइम्स सफिशिएंट टू इवन सपोर्ट अ मस्कीटो। आपने देखा होगा ना, मस्कीटो तैर ले चल लेता है ऊपर। बोलो यार, क्योंकि मस्कीटो का वेट कम होता है, तो जो Yes, सरफेस sir. टेंशन Yes, है sir. कैन सपोर्ट इंसेक्ट्स। क्लियर है? और आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जो नेल होता है वो डूब जाता है, और एक नेल को कागज पे रख के पानी पे रख दो तो नेल ऊपर तैरता रह जाता है, क्योंकि वो Yes, सरफेस sir. टेंशन उसके वेट को Yes, सपोर्ट कर sir. लेती है। Yes, sir. किया होगा बचपन में प्रैक्टिकल, Yes, ठीक है ना? sir. कि वैसे तो नेल को डूब जाना चाहिए, वो जो आर्किमिडीज अंकल ने कहा था, बट आर्किमिडीज अंकल ने तो आइडियल फ्लूइड पे कहा था ना, रियल फ्लूइड में तो सरफेस टेंशन भी होती है, तो सरफेस टेंशन भी थोड़ी सी वेट को सपोर्ट कर सकता है। और सुनो ना, आपने रिपल्स इन द वाटर सुने होंगे, जब आप Yes, sir. पानी में पत्थर गिरते हो रिपल्स बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेव्स में जो रिपल्स होते हैं, दे आर ओनली कॉज्ड इन अ मीडियम विद टेंशन। रिपल्स को टेंशन चाहिए होता है, हम पढ़ेंगे वेव्स वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब वाटर रिपल्स होते हैं वाटर सरफेस पे होते हैं, तो वाटर सरफेस में क्या है, सरफेस टेंशन। क्लियर है? तो क्लियर कट इंडिकेशन कि यस वाटर में सरफेस टेंशन है। क्लियर? वाटर की सरफेस टेंशन की वजह से ही रिपल्स क्रिएट होते हैं, अदरवाइज रिपल्स नहीं आ सकते। हम पढ़ेंगे वेव्स में, बट आप याद रखना, इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि वाटर है सरफेस टेंशन। यस, मच्छर तो हमने देखे ही है तैरते हुए, ठीक है ना? मच्छर तो अंडे भी दे देते हैं, बल्कि आपने सुना होगा वाटर सरफेस के ऊपर ही अपने अंडे दे देते हैं, इसीलिए हम ऑयल डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल, खड़े हुए पानी पे, डेंगू से बचने के लिए। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट समझ आ Yes, Yes, गए? sir. sir. मोटी मोटी बात क्या थी, मोटी मोटी बात समझना। सरफेस, पहली बात तो सरफेस क्या होता है, अगर किसी के मन में डाउट है, सरफेस होता है जहां एयर और लिक्विड का मिलन होता है, उसको सरफेस बोलते हैं। लिक्विड सरफेस, इसको सरफेस बोलते हैं। क्योंकि आप कहोगे सर ये भी तो सरफेस है, टेक्निकली ये भी सरफेस है, हम फिजिक्स वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। लिक्विड सरफेस किसे बोला जाता है? द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड एयर। इज इट ओके? Yes, sir. तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं
उनके ऊपर हवा है, नीचे लिक्विड है, इसलिए उन पे नीचे से फोर्स ज्यादा होगी, तो कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल सरफेस से नीचे चले जाएंगे, जिस वजह से एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सरफेस के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, जिस वजह से उनके बीच की जो फोर्सेस पहले बैलेंस थी, अब थोड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। उन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक स्प्रिंग टाइप लेयर बन जाएगी, एक आप कह सकते हो इलास्टिक लेयर, इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगी टॉप पे, जिसको हम बोलते हैं कि ये सरफेस बन गया। क्लियर है? इलास्टिक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन या इलास्टिक मेम्ब्रेन आप कह सकते हो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर। बोलो यार, Yes, ये sir. प्रॉपर्टी सबको समझ आई? अब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, आप समझ सकते हो एक तरह से एक कैसे बोले, वो क्या होता है जिसपे जंप करते हैं लोग, डाउन डाउन करके Trampoline. जंप करते हैं, Trampoline. ट्रैम्पोलिन। यस, Trampoline. इट्स अ ट्रैम्पोलिन, इट्स अ वेरी थिन, वेरी डेलिकेट ट्रैम्पोलिन लेयर, ठीक है ना। दैट इज व्हाई ripples are caused, you know, ripples are, you can understand a trampoline jumping up and down is like ripples in water. Okay, so a very delicate trampoline layer has been set up over the water now. Now, how do you measure the physical quantity called surface tension? Surface tension को S या T से डिनोट किया जाता है। मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, बुक्स में हो सकता है T से, थोड़ा सा पढ़ लेना। सरफेस टेंशन को बताने के दो मेथड्स हैं। पहली बात तो हमें समझनी होगी, सपोज ये गिलास में पानी है, there's a glass, there's a water. Let me draw an imaginary line. इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर, अगर मैं इस इमेजिनरी लाइन को जूम करके देखूं, इसके राइट हैंड साइड वाले मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इस लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड खींच रहे होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड खींच रहे होंगे, क्योंकि पुल फोर्सेज एक्टिवेट हुई हुई है इनके बीच में। बोलो यार, एफ राइट एफ लेफ्ट, पुल फोर्सेज है ना यार सरफेस पे। क्या ये डायग्राम समझ आया? कि Yes, किसी भी sir. इमेजिनरी लाइन पर किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर कतार को आप देखेंगे, उस कतार पे लेफ्ट और राइट पे दोनों साइड से पुल फोर्सेस होंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन। यस सर। अरे समझ आ रहा है? Yes, sir. अब क्या ये बात ऑब्वियस है अगर मैं ये लाइन छोटी लूं मैं, इफ दिस लाइन इज मेड स्मॉलर, then these forces will also get smaller. So force of attraction, attraction समझ गए ना, pull force, यहाँ पर मैं pull force की बात कर रहा हूँ, will be proportional to length. obvious है कि नहीं obvious? भाई ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज्यादा, हाँ कम है तो कम, बिल्कुल। तो हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे? सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि लेंथ ज्यादा लोगे ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा आएगी, तो फोर्स बट लेंथ कर दिया ताकि कोई कांस्टेंट चीज निकल कर आ जाए। तो भले ही इसका नाम टेंशन है, हमको लगता है ये फोर्स है, नहीं ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसीलिए मैंने इसका सिंबल एस रखा है। टी तो हमने टेंशन को दिया, टेंशन तो फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? आई थिंक डायमेंशन बताने में तो कोई संकोच है नहीं। फोर्स का था ml t-2 बटा l, क्या आ गया? mt-2 kg पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर, इनके यूनिट्स होंगे। इज इट ओके क्लास? ये यूनिट यूनिट वाली कहानी अब तो क्लियर हो गई है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी है, सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करें। देयर आर टू मेथड्स या टू डेफिनेशंस, so let me go by definition 1. You will find entire thing in the copy. I'm just explaining definition 1. Surface tension ST, S symbol, is defined as force per unit length, ठीक है ना। Definition 2, surface tension S is defined as work done, ब्रैकेट में स्लोली हमारे समझने के लिए, पर चेंज इन सरफेस एरिया। अब ये स्लोली क्यों बोला है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा वर्क एक्सटर्नल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है,
जिसमें 2 फैक्टर आते हैं। हाँ जी, ये अगर स्लोली में 0 होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जितना बाहर से काम किया होगा स्लोली के केस में। यस, याद आया थोड़ा सा, वर्क एनर्जी थ्योरम में किया था अपने। Yes, sir. ठीक है, so these are two definitions Yes. of surface tension. We'll see their equivalence. पहले हम समझते हैं, सपोज एक यू शेप्ड वायर फ्रेम है, समझते रहना मेरे साथ साथ, इस तरह से ये वायर फ्रेम है, इसको मैंने लिक्विड में डिप कर दिया, जैसे सोप में अपन डिप करते हैं ना बलून वाला, और यहाँ पर एक रॉड लगी हुई, मूवेबल रॉड है, दिस इज मूवेबल रॉड, और यहाँ पर मैंने एक बबल की लेयर बना ली। कैन यू अंडरस्टैंड? लेयर ऑफ लिक्विड, ये लेयर ऑफ लिक्विड बन गई है। अब मुझे बताओ इसके कितने सरफेसेस होंगे? क्या इस बबल के 2 सरफेसेस होंगे? Yes, सोच कर sir. देखो, ऊपर भी नीचे भी। अगर मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाऊं इसका, ये लिक्विड की लेयर कुछ ऐसी होगी। कैन यू अंडरस्टैंड क्लास? एक ये वाला सरफेस होगा और एक इसके नीचे वाला होगा। बोलो, नहीं समझ Yes, आ रहा है सबको? 2 sir. सरफेसेस। Yes. हाँ जी, जैसे अरे वो अपन डैंड एंड अप खेलते थे, तो हाथ के भी तो 2 सरफेस होते हैं, एक ब्लैक वाला, एक थोड़ा लेस ब्लैक वाला। हमारे हैंड पे, हैंड के 2 सरफेस होते हैं ना। अब यहाँ पर प्लीज कोई रेसिज्म वाला फंडा नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ स्किन कलर के हिसाब से, या डार्क या लेस डार्क वाला बोल देता हूँ। नो रेसिज्म हेयर, क्लियर है ना? अब मान लीजिए ये लेंथ एल है, पक्की बात है यहाँ पर जो फ्लूइड है, ये जो पर्पल कलर का जो लेयर है, ये हमारी रॉड से चिपकी होगी। हाँ जी, और इस फ्लूइड को बाकी सारा फ्लूइड अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो इसको पकड़े रखने के लिए बाहर से मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ जी, F external is required to hold the rod. Yes or no? पहले तो ये समझो भाई, कुछ लिक्विड रॉड के साथ चिपका होगा, उस चिपके हुए लिक्विड को बाकी लिक्विड अपनी तरफ खींच रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसको रोके रखने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। यस और नो? Yes, नो, sir. ठीक है ना? लेट अस सी दिस इन 3 डायमेंशन। लेट अस सी दिस इन 3 डायमेंशन। सपोज दिस इज अवर रॉड, ये हमारी रॉड है, ठीक है ना? उसको लिक्विड टच कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। कैन यू सी इट क्लास? ये लिक्विड टच कर रहा है, फील आ रहा है सबको? टच कर रहा होगा लिक्विड, ये 2 लेयर्स टच कर रही हैं, Yes, लिक्विड sir. लिक्विड लिक्विड लिक्विड। हाँ जी, तो ऊपर वाला सरफेस अपनी तरफ खींच रहा होगा, कलर को ले लेते हैं, ये ऐसे खींच रहे होंगे, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं सरफेस टेंशन से अपनी तरफ खींच रहे होंगे। हाँ जी, और नीचे वाले अपनी फोर्सेस से खींच रहे होंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 2 सरफेस की लेयर्स हैं तो 2 फोर्सेस आएंगी। अगर ये लेंथ एल है तो ये फोर्स एस एल होगी, और नीचे वाली फोर्स भी एस एल होगी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन था, और इधर से बाहर से फोर्स लग रही है एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा? 2SL। सरफेस टेंशन किसके बराबर आ जाएगा? एफ एक्सटर्नल बाय 2L। 2 क्यों आया? 2 सरफेसेस की वजह से, और L क्या थी? लेंथ। तो सरफेस टेंशन क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ जी, 2L क्यों आया? क्योंकि टोटल लेंथ 2L थी ना, L ऊपर वाले की L नीचे वाले की। क्या ये बात समझे? डेफिनेशन 1 समझ आई? Yes, sir. दिस इज हाउ यू कैन मेजर सरफेस टेंशन ऑल्सो, ठीक है ना? यू कैन बिल्ड
सेटअप लाइक दिस, ऐसा सेटअप ले लो, एक रॉड ले लो, उस पे नीचे एक पैन लगा दो, हाईली सेंसिटिव पैन, ठीक है ना, यहाँ पर लिक्विड डाल दो अपना और यहाँ पर m मास रखते जाओ, तो आप समझ सकते हो 2SL विल बी इक्वल टू फोर्स विल बी इक्वल टू mg। m मेजर करके आप सरफेस टेंशन मेजर कर सकते हो। आई बात समझे में? हाँ जी, सेटअप टू मेजर Yes, sir. surface tension, we can measure surface tension like this. So definition 1 is very much clear to us. Definition 2 थी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो काम किया जाए। मान लीजिए हमारी रॉड थी, डेफिनेटली इसको पकड़ा हुआ था एफ एक्सटर्नल से, क्योंकि पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो लिक्विड अपनी तरफ पुल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको x अमाउंट आगे चला दिया, तो अपनी जो रॉड है वो यहाँ चली गई, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स इंटू कॉस जीरो होगा, एफ इंटू एक्स आ जाएगा, बोलो यार। अरे देखो एक्स और एफ सेम डायरेक्शन में ना क्लास। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ चेंज इन सरफेस एरिया कितना है? इतना सरफेस एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ये ग्रीन वाला एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएटेड, क्योंकि स्ट्रेच कर दिया आपने। तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना आएगा बताना क्लास? चेंज इन, हाँ जी बोलो। सर तो उसका लेवल भी थोड़ा नीचे आना चाहिए ना लिक्विड का। कौन सा लेवल है? अरे लेयर है, बबल है, बबल को फुला दिया। कौन सा लेवल लेवल की बातें कर रहे हो यार? एक ओके पतली सी लेयर है, उसको खींच दिया, स्ट्रेच किया। ओके बलून है, बलून को स्ट्रेच कर दिया, कुछ नहीं। चेंज इन सरफेस एरिया कितना आएगा बताओ? अगर ये लेंथ एल है, एल इंटू एक्स होगा। चेंज इन सरफेस एरिया एल इंटू एक्स होगा, Yes, sir. Yes, sir. इंटू टू नहीं होगा। ऊपर भी नीचे भी दो सरफेसेस बनेंगे ना यार। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अब डेफिनेशन 2 क्या थी? डेफिनेशन 2 थी वर्क डन स्लोली ऑब्वियसली पर चेंज इन सरफेस एरिया। ओके, सो सरफेस टेंशन एस इज वर्क डन, जो कि एफ इंटू एक्स था, पर चेंज इन सरफेस एरिया। क्या आ गया? एफ बाय 2एल। क्या आप देख सकते हो दोनों डेफिनेशन एफ बाय 2एल एफ बाय 2एल ही बता रही हैं। सो दोनों डेफिनेशन एक ही चीज कह रही है कि सरफेस टेंशन क्या है, या तो फोर्स पर यूनिट लेंथ या वर्क डन पर चेंज इन सरफेस एरिया। इज दिस क्लियर क्लास? यस Yes, Yes. sir. अब जो एक बात समझने वाली है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन टेंशन, ठीक है ना? क्यों? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उनपे डाउनवर्ड फोर्सेस है ना, जिसकी वजह से कुछ तो नीचे जा चुके हैं। बाकी लोगों में भी टेंशन है, ठीक है ना, बाकी लोग भी नीचे जाना चाहते हैं बट टेंशन की वजह से जा नहीं पा रहे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनपे क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसका ये भी मतलब मैं ले सकता हूं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि बल्क वालों में तो फोर्सेस बैलेंस है। फोर्स जब बैलेंस होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होती है, आपने पढ़ा होगा। इनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी हाई होगी, क्योंकि ये स्टेबल उतने ज्यादा नहीं है। यस, Yes, sir. बोलो क्लास। So the thing to be understood is surface molecules have excess energy as compared to bulk के molecules. Therefore, a fluid tries to reduce its surface as much as possible. नहीं, आप एक बबल लो,
ये बबल है। बबल क्या होता है? अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, थोड़ा सा लिक्विड, यही होता है ना बबल क्लास। बोलो, आप इसको हल्की सी फूंक मारो, ये ड्रॉप बनना चाहता है। आपको पता ही होगा, जब बबल फूटता है तो ड्रॉप बनता है। Yes, sir. क्या क्लियर कट दिख नहीं रहा आपको? सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है लिक्विड। सरफेस एरिया कम नहीं हो गया? देखो कितना ज्यादा कम हो गया भाई। क्या बात समझ पा रही हैं? तो बबल अपना सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है। यस। और वैसे भी देखो, जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल, बाय डिफॉल्ट स्फेरिकल होते कि नहीं होते? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, फॉर सेम वॉल्यूम इसका लीस्ट सरफेस एरिया होता है। हाँ जी, स्फेयर जो होता है, एज कंपेयर टू अ क्यूब, इट हैज द लीस्ट सरफेस एरिया। आपको ये फंडा पता है कि नहीं पता है? अरे बोलो यार, नेचर ने ये शेप स्फेरिकल क्यों ली है? उतना ही समान है बट एरिया कम आता है। कैसे? ये लोग देखते हैं, समझाता हूँ आपको। ये आर है और मान लो एक क्यूब बनाया मैंने ए साइड का। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट अस से दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। हमें बोला दोनों में समान सेम है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक, तो इससे आर निकाल सकते हैं हम, या ए निकाल लेते हैं, वुड बी बेटर। ए आ गया 4/3 पाई का क्यूब रूट इनटू आर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा? 6a² आई थिंक, है ना? बोलो, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब कैलकुलेट करके देखो आप लोग, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। आप खुद करो, थोड़ा सा माथा मारो। ये 4 पाई है, 4 पाई कितना होता है? 12.56 12 आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, है ना? और ये कितना आ रहा है? ये बताओ कितना आ रहा है? प्लीज आवाज बंद कर लें जिसकी भी आ रही है। 15.58 आर स्क्वायर आता है। क्लियर है ना? तो आप देख सकते हो, सेम वॉल्यूम के लिए इसका सरफेस एरिया कम है, तभी लिक्विड ड्रॉप्स स्फेरिकल होते हैं। बाय डिफॉल्ट वो स्फेरिकल क्यों बनते हैं? क्योंकि उतना ही वॉल्यूम कम से कम एरिया में पैक हो सकता है। तो लिक्विड तो अपना एरिया कम करना चाह रहा है, तो हमेशा कौन सी शेप लेना चाहेगा? स्फेरिकल। इज दिस क्लियर? तो हमें समझ आया एक लिक्विड की टेंडेंसी क्या है। क्या टेंडेंसी है? मेरा सरफेस छोटा से छोटा हो जाए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है ना? अब वी विल डिफाइन सरफेस एनर्जी। ठीक है ना? ये क्या होती है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखा था, जब भी किसी लिक्विड की लेयर को स्ट्रेच करो तो वर्क करना पड़ता है। टू स्ट्रेच अ लिक्विड का सरफेस, गुब्बारा है ना, वी नीड वर्क एक्सटर्नल। अब वो वर्क एक्सटर्नल स्टोर हो रहा है, स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम अपन ने क्या रखा है? सरफेस एनर्जी। क्लियर है? कि जो भी आप लिक्विड को स्ट्रेच करने के लिए काम करते हो, वो स्टोर हो जाता है, वो आपको वापस मिल जाता है। अब
हर स्टोरेज एनर्जी, हर पोटेंशियल एनर्जी के पीछे हमेशा कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो इस केस में कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है? वो इंट्रामोलिकुलर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव है, जिस वजह से क्या होगा, जो भी आप बाहर से एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी So you are not audible. So your voice is not audible. हाँ जी, आप आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने ये कहा था कि जो सरफेस एनर्जी, आप जब भी किसी लिक्विड सरफेस को स्ट्रेच करते हो आपको काम करना पड़ता है। वो जो काम है किस में स्टोर हो जाता है? सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमने दिखाई थी ना, वर्क डन पर चेंज इन सरफेस एरिया। और वो वर्क डन कहाँ जाता है? सरफेस एनर्जी में जाता है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी is defined as surface tension into change in surface area. Yes, from the definition of surface tension. तो सरफेस एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? S मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। बोलो, एक कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ जी, लॉजिक समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. हाँ जी, क्लास समझ आ रहा है? अब तो आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सर एक एक बार ये सवाल चेंज इन समझना। सरफेस एरिया रिपीट करना, आपकी वॉइस सपोज थोड़ी एक कट रही ड्रॉप था, थी। रेडियस आर का, ऑब्वियसली स्फेरिकल ड्रॉप था। वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट गया, ब्रेक हो गया। विदाउट कैलकुलेशन मुझे पहले तो ये बताओ, क्या हमें काम करना पड़ेगा कि खुद से एक ड्रॉप टूटना चाहेगा? एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? सरफेस एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? लॉजिक से बताओ। हेलो, Sir, कम होएगी. Sir, come. अच्छा, फील करो, एप्पल को कट किया, एप्पल आउटसाइड, सर एप्पल बड़े जो होता है, एप्पल वैसे शायद बाहर से रेड होता है, कट करते हैं व्हाइट सरफेस आता है, फिर कट करते हैं और नया व्हाइट सरफेस पैदा होता है। When you cut something into smaller pieces, I think surface area increases. Can you feel that? ये Yes, ऐसे sir. था, कट कर दिया, अब क्या होगा? अरे हाँ, नए नए दो सरफेस बाहर आ गए। ये देखो, ये सरफेस और ये सरफेस नया आ गया। और कट कर दो, और नए नए सरफेस बाहर आएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जब हम किसी चीज को छोटे पीसेस में कट करते हैं तो एक्चुअली बढ़ता है सरफेस एरिया। क्या लॉजिक समझ आया सबको? Yes, sir. Yes. Is it okay? Yes, sir. तो देखते हैं फिर। पहली बात तो मान लो इन ड्रॉपलेट्स का सबका रेडियस स्मॉल आर है, तो क्या ये ट्रू होना चाहिए?
बोलो। वॉल्यूम कंजर्वेशन, भाई जितना लिक्विड इस बड़े ड्रॉप में था उतना ही तो एन ड्रॉपलेट्स में होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, और फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, आई थिंक। बोलो यार। Yes, sir. अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, कैन यू सी। एन को उधर ले जाओ और क्यूब रूट कर दो और यहाँ पर पुट कर दो एन इंटू 4 पाई आर बाय एन की पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू एस, सॉल्व करवा के ये आ जाएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। ये इनिशियल सरफेस एनर्जी थी, ये फाइनल है। आप देख सकते हो फाइनल वाली ज्यादा है, देयरफॉर वर्क डन, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है तो हमें काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, तो एक ड्रॉप को तोड़ने के लिए काम करना पड़ता है। यस, ये आ जाएगा। बोलो क्लास क्लियर है। Sir, could you repeat this question? क्वेश्चन ये Yes, था sir. बेटा, एक ड्रॉप को हमने एन ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया तो काम करना पड़ेगा कि खुद ही टूट जाएगा। तो हमने देखा कि इनिशियल सरफेस एनर्जी से फाइनल वाली ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा आ रही है तो काम करना पड़ेगा, Okay, sir. ठीक है ना। ये ज्यादा है, ज्यादा होगी तो काम करना पड़ेगा, कम होगी तो मिल जाएगी एनर्जी, क्लियर है ना। तो इसका उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, एन ड्रॉपलेट्स थे आर रेडियस के, स्मॉल आर रेडियस के, जुड़ के बड़ा ड्रॉप बन गए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड। यस, इसमें क्या होएगा, फाइंड वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी कितनी दी, है ना। वर्क होता है एनर्जी मिलना, एनर्जी रिलीज, एक्सेस एनर्जी निकल गई। तो छोटे ड्रॉप जब जुड़ेंगे तो सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एनर्जी घटेगी। तो अगेन पहले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन कर दे। यस, Yes, तो sir. कैपिटल आर क्या आ गया, ये आ गया। इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या आएगी, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनल सरफेस एनर्जी क्या आएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर n का फैक्टर है, यहाँ पे n का ये वाला फैक्टर छोटा है, तो ये छोटी है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज मतलब लॉस हो गया। लॉस आपको याद होगा ना, कॉस्ट माइनस सेलिंग होता है, तो कॉस्ट माइनस सेलिंग, तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं, n माइनस n की पावर 2/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इंटू एस तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गया, क्लियर है। तो अगर Yes. कट रहा है ड्रॉप तो काम करना पड़ेगा, जुड़ रहा है तो एनर्जी मिल जाएगी। क्या ये बात समझ आया, सरफेस एरिया बढ़ रहा है काम करना पड़ेगा, घट रहा है तो एनर्जी मिल जाएगी, क्लियर है क्लास। तो एनर्जी छूट जाएगी, सरफेस कम होगा तो सरफेस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। Yes, sir. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन। अरे बोलो, समझ आया सरफेस टेंशन का फंडा। Yes, sir. हाँ जी क्लास, समझ आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। फिर कॉन्सेप्ट आता, हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने कहा कि छोटी ड्रॉपलेट्स हमेशा कोशिश करेंगी कि वो क्लब करके और सरफेस एरिया कम कर लें, बट रियल लाइफ एग्जांपल्स में हर बार ये ट्रू नहीं होता। होता है, आप खुद से करना चाहेंगे आप। बारिश होती है, खिड़की पे नोटिस करना, एक ड्रॉप चल रहा होता है, वो सारे ड्रॉप्स को इकट्ठा करके बड़ा हो रहा होता है। इफ यू बट ऑब्जर्व सर एक क्लियरली, खुद पॉइंट के से बाद करेंगे। फिर वो मतलब एक पॉइंट के बाद वो छोटी ड्रॉपलेट्स में भी टूट जाता है, वैसे क्यों? नहीं, वो फिर ग्रेविटी खींच रही होती है ना यार उसको।
आप हॉरिजॉन्टल करके देख लेना, जुड़ेगा, सर हमेशा जुड़ने की कोशिश हॉरिजॉन्टली भी करेगा। मतलब जैसे जस्ट नहीं सपोज नहीं नहीं, सर होता है नहीं होता। हॉरिजॉन्टली भी, वो वॉशरूम में एक जो पानी पॉइंट के इकट्ठा बाद रहता है। जब बहुत ज्यादा बल्की एक हो जाता पॉइंट है के बाद, एक तो वो पॉइंट के एक्सप्लोड हो बाद जाता है। कोई फोर्स नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, एक पॉइंट के बाद उस पे ग्रेविटी की फोर्स ओवरकम कर जाती है सरफेस टेंशन को, देन दैट एक्सप्लोड्स। इफ द ड्रॉप बिकम्स टू बिग, ऐसा हो जाए, तो ग्रेविटी उसको तोड़ देगी। अगर ड्रॉप बहुत छोटा है, ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही है, तब होता है। सो देयर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर ब्रेकिंग इट। कोई भी चीज, अगर ड्रॉप ने बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में टूटना है, हमने आज देखा ना, वर्क करना पड़ेगा। ये देखो, यू हैव टू डू वर्क, अदरवाइज नहीं टूटेगा। ये तो है ही, ओके करना सर। पड़ेगा आपको काम, करना ही पड़ेगा आपको काम। किसी को तो देना पड़ेगा एनर्जी, क्योंकि सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी ब्रह्मांड में होती नहीं है फ्री फंड की, कोई देगा कोई लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता खुद से हो जाए। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ थोड़ी सी फैक्चुअल है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड सरफेस, किसी भी सरफेस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। सपोज ये कोई कागज का पीस है, अब आप समझते रहना फील लेकर। उस पे मैंने ऐसे लाइंस बना दी, तो ये ग्रीन वाली लाइंस है, ठीक, और एक ब्लू वाली लाइंस है। कैन अंडरस्टैंड दिस ग्रिड, जाली टाइप बन गया। अब मैंने इसको कर्व कर दिया, ठीक है ना। कर्व कैसे किया, ऐसे भी मोड़ दिया और इधर को भी मोड़ दिया, तो जो सरफेस बनकर आया वो कुछ ऐसा आया। फील कर पाएंगे आप? तो ग्रीन वाली लाइंस भी कर्व्ड हो गई। बोलो, फील कर पा रहे हो क्लास? यस सर। कर्व हो गई, और ब्लू वाली लाइंस भी कर्व हो गई। ब्लू वाली लाइंस भी कर्व हो चुकी है। क्या दोनों के रेडियसेस सेम होना जरूरी है, कि जो ब्लू लाइन का रेडियस है वही ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन का रेडियस हो? यस सर। दोनों का रेडियस सेम होना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं है। क्या मैं ऐसे नहीं बेंड कर सकता किसी कागज को? देखो, ऐसा बेंड कर सकता हूँ ना, ये कागज ऐसे मुड़ा हुआ है, आप समझ सकते हो। Yes, ग्रीन sir. वाली लाइंस का जो रेडियस है वो कम होगा, ब्लू वाली का ज्यादा होगा। किसी भी तरह बेंड कर सकता हूँ मैं, जरूरी, यू कैन इमेजिन इट बाय फोल्डिंग अ पेपर। क्लियर है? सो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज अ सरफेस, इट हैज टू रेडियसेस। एक तो ये रेडियस होगा ग्रीन वाली लाइंस का r1, और एक ब्लू वाली लाइंस का रेडियस होगा r2। तो किसी भी सरफेस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे ना? किसी भी सरफेस को एक ग्रिड की तरह, एक जाली की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो एक जाली को बनाने के लिए आप समझ सकते हो दो टाइप की लाइंस लगेंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो एक सरफेस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक कर्व का एक ही रेडियस होता है, बट दो कर्व जोड़ दो तो सरफेस बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? दो कर्व जोड़ दोगे तो सरफेस बन जाएगा। ये देखो, फील आई? अरे बोलो यार। आप एक कागज लो, पीस ऑफ पेपर लो, उसको बेंड कर दो बीच में से, तो ऐसा बन जाएगा। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. आपने क्या करा, साइड्स को कर्व कर दिया। ये जो साइड्स थी इनको कर्व कर दिया, देखो। अब मैं ये वाली साइड्स को भी तो कर्व कर सकता हूँ, तो इनको भी कर्व कर दो। तो दो दो तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। आई बात समझ में? तो एक पीस ऑफ पेपर के एक सरफेस के दो रेडियस ऑफ कर्व होते हैं, याद रखना, r1 r2। ठीक, एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है,
अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, फील करना होगा अपने को ये। तो इस केस में आपकी ये होगी ग्रीन वाली लाइन और ये होगी आपकी ब्लू वाली लाइन। एंड इस केस में R1 R2 दोनों ही R के बराबर होंगे। फील करो, हाँ हर साइड से ही R होगा। बोलो क्लास, हर का रेडियस सेम होगा। क्या समझ पा रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, तुम sir. लोग बोल नहीं रहे, जिंदा हो कि नहीं? इसी तरह सिलेंड्रिकल सरफेस देखो, क्या ये सिलेंड्रिकल सरफेस है एक? कैन यू अंडरस्टैंड? इसमें अगर आप ध्यान से Yes, देखो, sir. ये रही ग्रीन वाली लाइन और जो ब्लू वाली लाइन है वो स्ट्रेट है। कैन यू फील इट? Yes, sir. हाँ वो तो स्ट्रेट ही Yes, है sir. और ग्रीन वाली लाइन जैसी है। तो अब दो रेडियस समझ आए? तो देखो, ये तो आपका R होगा और ब्लू वाली लाइन स्ट्रेट है, तो R1 R के बराबर होगा, R2 इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन का रेडियस इनफाइनाइट होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। और इसी तरह अगर कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में R1 R2 दोनों ही इंफिनिटी होंगे। दोनों ही स्ट्रेट है, तो दोनों Yes, रेडियस sir. क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट। तो ये तीन केस ही हमारे सिलेबस में, तीनों याद कर लो, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब जब भी कोई लिक्विड सरफेस कर्व होगा, ठीक है ना, फॉर वट एवर रीजन, सपोज अ लिक्विड सरफेस बिकम्स कर्व्ड। नाउ फॉर एनी कर्व्ड सरफेस you have two sides. One is your convex side and the other is your concave side. I hope all of you know. जो केव वाली साइड होती है अंदर वाली, वो कॉनकेव होती है Yes, ना, sir. गुफा। और जो बाहर है वहां बैठना कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। मैं तो ऐसे याद कर रखा है भाई, यहाँ बैठ जाओगे टिक जाओगे, यहाँ बैठोगे तो गिर जाओगे। तो जहां बैठना हो कॉम्प्लेक्स, कॉन्वेक्स, जहां बैठ सको वो होती है केव। मैंने ऐसे याद किया था। क्लियर है? और मिरर में तो और आसान होता है याद करना। ये रहा, यहाँ पर ये थॉर्न चुप जाएगा तो यहाँ बैठ सकते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में बैठ नहीं सकते, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ बैठोगे तो फिसल जाओगे, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। दिस हाउ आई लर्नड द मिरर्स आल्सो एंड द सरफेस साइड आल्सो। तो मैं जो कह रहा था, लिक्विड सरफेस में एक साइड कॉनकेव होगी, एक कॉन्वेक्स होगी ऑब्वियसली, एक कर्व के अंदर एक कर्व के बाहर। हाँ जी, जिधर को कर्व झुका होगा वो कॉनकेव साइड है, Yes, दूसरी sir. साइड जो बाहर है वो कॉन्वेक्स साइड है। तो इट हैज बीन फाउंड के ये होता है एक्सेस प्रेशर। डेल्टा पी क्या है? एक्सेस प्रेशर ऑन दी कॉनकेव साइड। ये आपको याद करना है। जब भी, मैं इसको डिराइव भी करवा दूंगा, बट अगर ये याद कर लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। जब भी कोई लिक्विड सरफेस कर्व हो जाए तो उसकी कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कॉनकेव साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा होता है मतलब, ये अगर हमने सरफेस जो लिया था अपना, ये वाला जो लिया था आपने, इसमें अगर हम देखें, है ना, ये सरफेस था अपना, तो इसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो होगा S/R1 प्लस S/R2। ये याद करना है अपने को, इस पर ज्यादा हमने बहसबाजी करनी नहीं है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैं डिराइव करवा दूंगा, बट ये आपको याद ही करना है।
क्लियर? ये समझ आ गया क्या फंडा? पहले R1 R2 समझ आ गया आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो इससे ये समझना होगा, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। अगर कोई ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, अब समझना, तो ये क्या लिक्विड सरफेस है? अरे बोलो यार, ये एक लिक्विड सरफेस है। हाँ जी, इस लिक्विड सरफेस की अंदर वाली साइड कॉनकेव साइड है। अगर ये सरफेस ऑफ रेडियस r है, हाँ जी बोलो, अंदर वाली साइड प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कॉनकेव साइड पे प्रेशर बढ़ जाता है। Yes, sir. अच्छा, अगर जो ड्रॉप ऑफ रेडियस r है, तो R1 R2 दोनों ही r होंगे, तो एक्सेस प्रेशर कितना आना चाहिए? एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी होना चाहिए S बाय आर प्लस S बाय आर। कितना होना चाहिए? 2S बाय आर। अगर फॉर्मूला लगा दें हम डायरेक्टली, तो अगर बाहर का प्रेशर P नॉट है, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? P नॉट प्लस डेल्टा पी, या P नॉट प्लस 2S बाय आर, अगर हमारा फॉर्मूला हम लगाएं। इसी तरह अगर बबल में देखें, मैं डिराइव भी करा दूंगा, डोंट वरी, मैं डिराइव तो करवा ही दूंगा, बट अगर याद करना हो क्या बुरा है। अगर हम बबल देखें, व्हाट इज बबल? बबल हैज टू लिक्विड सरफेसेस। यस, क्योंकि अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। बोलो, एयर एयर। फिर किसी की ना आवाज आ रही है मेरे को, देखो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा किसी को क्लास से, मुझे नहीं पता कौन है। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मान लो ये रेडियस r है और ये जो थिकनेस है t है। हम मानते हैं कि थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना? अब क्या होगा, जो बाहर वाला सरफेस है उसका R1 और R2 दोनों R होंगे, और जो अंदर वाला सरफेस है उसका R1 और R2 दोनों R माइनस टी होंगे। सोच कर देखो, तो जो एक्सेस प्रेशर आने वाला है यहाँ का, वो क्या आएगा? S बाय R1 प्लस S बाय R2 ड्यू टू आउटर, देन S बाय R1 प्लस S बाय R2 ड्यू टू इनर, क्योंकि दोनों सरफेसेस की कॉनकेव है। तो क्या आ जाएगा? 2S by R plus 2S by R minus T, which can be approximated as 4S by R, क्योंकि R minus T को R ले सकता हूँ, T बहुत छोटा है। बोलो क्लास। Yes, हाँ जी, sir. समझ आया सबको? अभी ऑब्वियसली हमने डिराइव करनी है, मैं डिराइव करा रहा हूँ, वो नहीं है मैं कह रहा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जब भी कर्व्ड लिक्विड सरफेस होगा, उसके अंदर वाली साइड, कॉनकेव वाली साइड प्रेशर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? S by R1 प्लस S by R2। हाउ टू डिराइव? तो पहले ड्रॉप वाला देखते हैं। आपने ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना है, मैं बता रहा हूँ, बाद में काम आएगा वो। एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप देखते हैं। मान लो ये एक ड्रॉप है जिसका रेडियस है R, उसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक। अब मैं इमेजिन करता हूं, मैंने ड्रॉप को हाफ कट कर दिया। तो अगर आपने हाफ कट कर दिया, तो ये बनेगा हाफ ड्रॉप क्लास। बनेगा कि नहीं बनेगा क्लास? इमेजिनरी हाफ ड्रॉप बन गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो P नॉट प्लस डेल्टा पी होगा, इनटू ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, इस पे इधर को फोर्स लग रही होगी, प्रेशर फोर्स, पुश फोर्स होती है। अरे बोलो यार, Yes, अंदर sir. का जो लिक्विड है प्रेस कर रहा होगा, और बाहर से P नॉट की फोर्सेस ऐसे लग रही होंगी। सोच कर देखो, बोलो यार, P नॉट की फोर्सेस ऐसे लग रही होंगी, प्रेशर फोर्सेस। और ये जो सरफेस है, ये ग्रीन वाला, इस पे पुल फोर्स लग रही होगी। कितनी? S इंटू 2 पाई आर, पुल फोर्स। सरफेस
कि मॉलिक्यूल्स, ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे लाई करते हैं तो एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे S into L से। बोलो यार, समझ Yes, आया sir. सबको? Yes, sir. Yes. अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़े ही ध्यान से देखना, ये यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। जो साइड पे फोर्स लग रही है किसी भी सरफेस पे, ऐसे जो प्रेशर फोर्स लग रही है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाले, एक यहाँ वाली, ठीक है ना। ये हो गया वर्टिकल एरिया और ये हो गया उसका एक तरह से हॉरिजॉन्टल एरिया। हाँ जी, ये हो गया DAY, ये हो गया DAX। तो ये जो फोर्स लग रही है उसका दो कंपोनेंट होंगे। जो x कंपोनेंट होगा वो होगा P नॉट इंटू DAY, और जो y कंपोनेंट होगा वो होगा P नॉट इंटू DAX। ये समझ आ रहा है ना सबको? क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है, तो x पे y की फोर्स लगेगी, y पे x की फोर्स लगेगी। सोच के बताओ यार, फील कर पा रहे हो? प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस लगती है, उसके दो कंपोनेंट बना दिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर मैं नेट देखूं, अब आप समझदार तो हुई, ऐसे अगर मैं नेट देखूं, आपको ये बात समझ आ रही है ना कि जो नेट फोर्स आएगी वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इधर से और इधर से तो कैंसिल आउट हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कौन से बचेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। फील आ रही है सबको? बोलो हाँ जी क्लास। Yes, sir. Yes. तो नेट फोर्स क्या होगी? इंटीग्रल ऑफ DFX क्या आ जाएगा? P नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ DAY। अब इन सब का अगर ये वाला हॉरिजॉन्टल एरिया जोड़ेंगे तो ये काले वाला एरिया आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा? सबका ये वाला कंपोनेंट जोड़ेंगे, y कंपोनेंट जोड़ेंगे तो नेट y कंपोनेंट ये काले वाले सरफेस तो होगा। हाँ जी। Yes, sir. तो अगर हम ड्रॉप का FBD दोबारा बनाएं, बाहर से जो फोर्स लग रही होगी वो होगी P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, अंदर से जो फोर्स थी वो थी P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक लिक्विड के सरफेसेस एक दूसरे को खींच रहे थे ये। तो करो ऐड जरा, क्या आ रहा है? P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इक्विलिब्रियम कर दो, इज इक्वल टू P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे डेल्टा P आ जाता है 2s/r, जो कि मेरे फॉर्मूले ने पहले ही बता दिया था। मेरे फॉर्मूले ने आपको पहले ही बता दिया था कि 2s/r आने वाला है। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो फैक्चुअल भले ही है बट आंसर कभी गलत नहीं देता। आपको डिराइव करना है, लो डिराइव कर लो। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes. Sir. इसी तरह एक्सेस प्रेशर इन अ बबल भी देख लेते हैं। तो बबल ये है बबल, फील लेंगे हम, ये R और ये थिकनेस T, ठीक है ना। इसमें जो लिक्विड है बहुत पतली लेयर होती है लिक्विड की, आपको पता ही है, आपने बबल फुलाया होगा, जब ड्रॉप बनते हैं बहुत छोटे छोटे ड्रॉप बनते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसको कट कर दूं बीच में से, इसको भी कट कर दूं तो क्या होगा बताओ? पहली बात तो दो सरफेसेस बन जाएंगे, इस तरह से आएगा। अंदर जो फोर्स लग रही है वो होगी P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू पाई R माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स लग रही होगी P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं बार बार नहीं कर रहा, ये बता चुका हूँ। और सरफेस टेंशन की दो फोर्सेस लगी, एक तो बाहर वाले सरफेस पे 2 पाई R इंटू एस, और एक अंदर वाले पे 2 पाई R माइनस टी इंटू एस। बोलो क्लास, सही लिखा है मैंने?
Yes, sir. हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम कर दो फिर से घोषित। 2 पाई आर एस 2 पाई आर माइनस टी इंटू एस इंटू पाई आर माइनस टी स्क्वायर। अगर टी बहुत बहुत ज्यादा छोटा है तो टी को इग्नोर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, टी को इग्नोर कर दो। ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी 4s पाई करके देख लूंगा। मेरा फॉर्मूला पहले बता चुका था, बट ठीक है। इज इट ओके क्लास? Yes, sir. ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस है एयर बबल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये वाटर है, वाटर में एयर बबल बन गया, बुलबुला जिसे कहे, है ना, ये एयर, इसके अंदर एयर है। तो अब मुझे बताओ एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 2s बाय आर ही आएगा, क्योंकि एक ही लेयर है, लिक्विड की एक ही लेयर है ना, हर लेयर पे 2s बाय आर बढ़ जाता है। बबल में हमारे 2 एयर थे, बट एयर बबल में एक ही लेयर होती है, तो डेल्टा पी क्या आएगा, 2s बाय आर। ठीक है ना, और यहाँ पर s किसकी सरफेस टेंशन होगी? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, क्योंकि एयर बबल की जो बाउंड्री है वो वाटर का सरफेस है। जहां पर भी पानी हवा से मिलता है उसको सरफेस बोलते हैं। क्या ये जो ब्लू वाली लाइन है, यहाँ पर वाटर एयर से मिल नहीं रहा, तो ये वाटर एयर का सरफेस बन गया। और आपको पता है कॉनकेव वाली साइड प्रेशर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 2s बाय आर। क्लियर है? स्पेशल केस ऑफ एयर बबल, बबल और एयर बबल में फर्क समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, इसमें जो समझने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक पतली सी तार थी, उसके एक एंड पे एक छोटा सा बबल था। मैं बबल को सिंगल लेयर दिखा रहा हूँ, समझ जाना। एक एंड पे एक बड़ा सा बबल था, R1 R2, बीच में टैप थी। ठीक है ना? सो द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द valve इज ओपन। बताओ यार, क्या होगा आपके हिसाब से? एयर है, यहाँ पर भी एयर है, अगर मैंने टैप खोल दी या वॉल्व खोल दिया, क्या होगा? बोलो यार, क्या होगा? हवा बड़े बबल से छोटे में जाएगी, छोटे से बड़े में जाएगी, कुछ नहीं होगा, बैठे रहेंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे। बड़े से छोटे में। बड़े से छोटे में जाएगी, है ना, क्योंकि प्रकृति का नियम है, इंसाफ होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस 4s बाय R1। बाहर का प्रेशर अगर पी नॉट है तो अंदर का प्रेशर क्या है, पी नॉट प्लस 4s बाय R2। क्योंकि R1 R2 से छोटा है, therefore सर ये P नॉट प्लस 4s। सर डबल लेयर्ड हाँ बोलो। बबल है। हाँ मैंने अभी बोला ना, अभी बोला था ना, ओके सर। बबल है ये, मैं दिखा सिंगल ले रहा हूँ, बबल है, इतनी थिन है ना। तो क्या हम ये नहीं समझ पा रहे, यहाँ वाली हवा का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वाली हवा का प्रेशर कम है, तो एयर इधर से इधर ब्लो करेगी नहीं? तो द स्मॉलर बबल गेट्स स्क्वीज्ड। हाँ जी, द बिगर बबल ग्रोज। बोलो यार, ये समझ आया ना? हवा छोटे से बड़े में जा रही है क्योंकि छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा है। ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब छोटे वाला एक बिल्कुल पतली सी लेयर रह जाएगा और बड़े वाला, जगह नहीं बची,
और जो बड़े वाला बबल है इसका रेडियस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे ही होगा। इसकी हल्की सी Yes, पपड़ी सी बचेगी, उसका रेडियस और इस पूरे बड़े बुलबुले का रेडियस ऑफ कर्वेचर जब सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एक्चुअली छोटा बबल छोटा आ जाता है, प्रकृति में कहीं नहीं लिखा जस्टिस, वो तो इंसानों का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सबको? अरे कॉन्सेप्ट समझ गए? yes, sir. इसी तरह अगर एक छोटा बबल्स हैं ये, सर अब तो मैं बड़े दो दो वाले लेयर नहीं बबल का बना रहा हूँ। रेडियस R1 + R2 हो जाएगा। नहीं, वो वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकलेगा। R1 + R2 क्या रूल हुआ? और एक लार्ज बबल है, इनको टच करोगे एक दूसरे से तो क्या होता है, जब भी एक स्मॉल बबल और एक लार्ज बबल जब मिलते हैं तो इनके बीच की जो लेयर है वो चिपक कर ऐसी हो जाती है। आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ का प्रेशर कम था, तो ये जो है इसका रेडियस जो है वो बिगड़ जाता है। तो जो इनकी इंटरफेस होती है वो छोटे से बड़े की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब देखना कभी वो जो आप फुलाते हो ना, वो ले आना यार बबल, कभी 100 बबल वाली गन ले आना, एक उसमें 2 बबल्स को जोड़ने की हाँ कोशिश सर। करना, छोटे और बड़े को। दिखता है ये, ऐसा लगता है छोटे वाले को ज्यादा अकड़ आई है, बड़े वाले में घुस रहा है। ठीक है ना, दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है ज्यादातर तो। अच्छा, अब ये R डैश अपने को निकालना है। मुझे बताओ यहाँ का प्रेशर P0 + 4s/R1 होगा और यहाँ का प्रेशर P0 + 4s/R2 होगा। अगर इसको हम R2 ले लें, इसको हम R1 ले लें, R2 बड़ा R1 ले लें, बोलो, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है इंटरफेस ऑफ टू बबल्स। इंटरफेस ऑफ टू बबल्स। अब मुझे बताओ इस लेयर के डेल्टा पी क्या होगा? ज्यादा वाला माइनस छोटे वाला। हाँ जी, ज्यादा तो ये वाला होगा ना, दिस इज हायर दिस इज लोअर, क्योंकि R1 छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, समझ पा रहे हो? बट हमने किसी भी लेयर में एक्सेस प्रेशर क्या सुना था? ये होना चाहिए, इस लेयर का एक्सेस प्रेशर 4s/R डैश होना चाहिए। बबल है ना, बबल में 2 लेयर होती है लिक्विड के, तो 2s/R डैश + 2s/R डैश हो गया। तो Yes, इससे sir. R डैश निकल कर आ गया 1/R1 - 1/R2। तो R डैश क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस का नया रेडियस ये होगा। बिगड़ जाएगा ना, R1 रहेगा ना R2 रहेगा, बिगड़ के इतना हो जाएगा। क्लियर है? ये इंटरफेस ऑफ टू बबल्स का रेडियस है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं कि अगर एक बड़े बबल और छोटे बबल को पाइप से जोड़ा जाए तो बड़े वाला बड़ा और बड़ा हो जाएगा, छोटे वाला छोटा हो जाएगा। और ऐसे ही 2 बबल को अगर टच करोगे तो छोटे वाला बड़े वाले के अंदर घुस जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर को एंटर हो जाए, बल्ज आउट हो जाएगा, बल्जेस इनटू द बिगर बलून, बिगर बबल। जो बल्जिंग है उसका रेडियस हो जाएगा। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं आपको जो सर बबल इसमें ड्रॉप हम के दोनों के याद करने। डेल्टा पी को ऐड नहीं करेंगे? नहीं, ऐड क्यों करेंगे, माइनस करेंगे ना। बीच में लेयर अभी भी बरकरार है, जुड़ी थोड़ी है हवा। इधर हवा अभी इंटरफेस फटा थोड़ी है, फट जाएगा तो अलग करो, फिर भी नहीं कर सकते, तो भी P1 V1 P2 V2 कुछ फिर मोल्स कंजर्वेशन कुछ करना पड़ेगा। सर पर बबल के केस में तो हमने उससे ऐड करके डिराइव किया था। क्या ऐड किया था? सर डेल्टा ध्यान से देखो पी। क्या चीज बोली है मैंने, जो सही से बोला है सुनना ध्यान से। दोबारा देखो, क्लियर है बाकी लोगों को? Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बबल वाला पार्ट
आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, एक लेक्चर और लगेगा जो कि कल होगा, देन वी कैन स्टार्ट फर्दर, ठीक है। सो टुमारो वी विल डू द कैपिलरी इफेक्ट एंड कॉन्टैक्ट एंगल वाला पार्ट, सर टेस्ट एंड में देन डे स्टेट्स ऑफ आफ्टर मैटर आएगा? टुमारो नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, फ्लूइड्स तक क्या आएगा। ओके सर।